हेलो एवरीवन। ये बीएड थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट क्लास है जिसमें मैं इस पेपर फर्स्ट के लिए मैंने ये कुछ नोट्स तैयार किए हुए हैं। पहली यूनिट के कुछ नोट्स हैं जिसमें से आपको पढ़ना है नेतृत्व के बारे में। नेतृत्व का क्या अर्थ होता है, उसके क्या कार्य होते हैं, उसके प्रकार, मुख्य अध्यापक की क्या भूमिका होती है, ये सारा सब कुछ हम अब इसमें पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, नेतृत्व का अर्थ। सबसे इम्पोर्टेंट पहली लाइन जब क्वेश्चन आता है तो उसमें नेतृत्व का अर्थ, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक आपको इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, शॉर्ट में भी हो सकता है, लॉन्ग में भी हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दिया गया है नेतृत्व का हिंदी का मतलब इसमें यह है कि लीडरशिप जो है वो उसका अर्थ होता है नेतृत्व करना, यानी कि आगे बढ़ना। तो नेतृत्व कहाँ से लिया गया है? लीडरशिप वर्ड के हिंदी मीनिंग। सबसे पहले इसकी आ जाती हैं कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ को और अच्छे से समझेंगे जब हम इसकी परिभाषाओं को समझेंगे। तो इसकी परिभाषाएं क्या है? चेस्टर बर्नार्ड ने कहा है कि नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जो व्यक्तियों को और उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। निर्देशित करने का मतलब क्या होता है? नेतृत्व करता है, उनको एक लीडरशिप क्वालिटी प्रोवाइड कराता है। नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे कि वह व्यक्तियों और उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। ये हो गया पहले राइटर के अकॉर्डिंग। दूसरा दूसरा क्या है? मार्टिन एम ब्रॉडवेल के अकॉर्डिंग। मार्टिन एम ब्रॉडवेल क्या होते हैं? ये इनका कहना ये है कि नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। निश्चित दिशा, निश्चित दिशा का मतलब होता है कि एक डायरेक्शन मिलती है आपको। जब आपको कोई लीड करता है तो आपको एक क्या मिलती है? डायरेक्शन मिलती है। तो निश्चित दिशा मतलब आप डेफिनेट किसी डायरेक्शन की तरफ आप मूव करेंगे। ये होता है नेतृत्व। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। नेतृत्व का क्या अर्थ होता है? नेतृत्व का अर्थ होता है लीडरशिप, लीडरशिप क्वालिटी का डेवलपमेंट होना, ये कहलाता है नेतृत्व, जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना। इसकी क्या परिभाषाएं होती हैं, इसका क्या अर्थ होता है, यह अब हम इसके परिभाषाओं के माध्यम से समझेंगे। पहले जो चेस्टर बर्नार्ड है उन्होंने कहा था कि नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जो व्यक्तियों को और उनकी क्रियाओं को नेतृत्व करता है, यानी कि उनको भी एक न एक दिशा दिखाता है। तो व्यवहारगत गुण का मतलब जैसे कि लोगों की कुछ क्वालिटीज होती हैं। क्वालिटीज नेतृत्व में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना, जेस्चर होना, जिससे कि लोगों को आप इफेक्ट डाल सके, दूसरे लोग आपसे इम्प्रेस हो सके, कि आपकी तरफ उनका एक अलग से अट्रैक्शन बने। ये सारी चीज़ें एक नेतृत्व, अच्छे नेतृत्व होना बहुत ही जरूरी है एक अच्छे नेता में। दूसरे दिया गया है मार्टिन एम ब्रॉडवेल। मार्टिन एम ब्रॉडवेल के अकॉर्डिंग क्या होता है? नेतृत्व व्यक्ति के समूह को, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन, नेतृत्व व्यक्ति के समूह को एक निश्चित दिशा यानी कि डेफिनेट डायरेक्शन में ले जाने का साधन है, मीन्स है। ओके, चलिए चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे दिया क्या है कि शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता क्या होती है? शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता क्यों होती है? क्या रीज़न है कि हमें इसकी आवश्यकता होती है? तो पहली चीज़ ये होती है कि जब समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उस परिवर्तन के अनुकूल उनकी शिक्षा व्यवस्था है या नहीं है, उस अकॉर्डिंग विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहला पॉइंट क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं हेडिंग्स, सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा विकास। इसका मतलब क्या है कि समाज में अलग अलग तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। जब अलग अलग तरह के परिवर्तन हो रहे हैं तो आप शिक्षा भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जिससे कि आपको बेनिफिट प्रोवाइड हो, है ना। तो शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता क्यों होती है? कि समाज में हो रहे परिवर्तनों के लिए हमें अनुकूल शिक्षा चाहिए ताकि हमें उस अकॉर्डिंग शिक्षा मिल सके जिस अकॉर्डिंग का समाज में डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आपकी जो अगर एजुकेशन है तो वो आपके लिए यूज़फुल रहती है, आपके लिए बेनिफिशियल है। इसलिए समाज के परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा में विकास होना चाहिए। ये आपका पहला पॉइंट है आवश्यकता के लिए। सेकंड पॉइंट, सामूहिक कार्यों में समन्वय। सामूहिक कार्यों का मतलब क्या है?
जैसे कि समाज में कोई काम होता है या आपके स्कूल में कोई काम हो रहा है, या काम का मतलब इन सेंस कोई भी फंक्शन हो रहा है, जब सामूहिक ग्रुप में कोई काम होता है और उनमें काम करने वाले लोग अलग अलग होते हैं। समाज में अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ का जो नेचर होता है वो बहुत ही मिलनसार होता है, मृदभाषी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको ज़्यादा भीड़ में रहना पसंद नहीं करते हैं, अलग अलग दूर दूर रहना पसंद करते हैं। फिर भी उन सभी को एक साथ लेकर आना और उनका काम कराना एक अच्छे नेता की क्वालिटी होती है। वही लीडरशिप क्वालिटी होती है जो सबको एक साथ लेकर चले। तो समन्वय का मतलब होता है एक साथ मिलकर लीड करना, आगे बढ़ाना। सामूहिक कार्यों मतलब एक साथ ग्रुप में हो रहे कामों को जो एक साथ लेकर चलता है वो कहलाता है सामूहिक कार्यों में सामूहिक कार्यों में समन्वय। ये आपका दूसरा पॉइंट है। अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप उसके हेडिंग के लिए ये पॉइंट आप उसमें लिख सकते हो, और उसका कंटेंट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आप उसमें कंटेंट लिख सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट, नियोजन तथा संलग्नता की सफलता। नियोजन क्या होता है? काम के लिए आपको पहले जिस काम के लिए आप कर रहे हैं उस काम का कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। उस काम के लिए आप पहले से उसकी योजना बना लेते हैं कि अच्छा मुझे ये काम करना है, इसके लिए मुझे ये योजना, मतलब आप उसकी प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो जाता है आपकी योजना। व्यवस्था, उस काम को करने के लिए आपको किसी न किसी चीज़ की, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन की नीड अगर हो रही है तो आप उसकी व्यवस्था पर भी ध्यान देंगे। और संलग्नता मतलब उसमें जो लोग आपके साथ लगे हुए हैं वो लोग उस काम को कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उस काम में कितने घुले मिले हैं, संलग्न हैं, मतलब एक साथ होकर वर्क कर रहे हैं, जिससे कि कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य उनके बीच में बना हुआ है। तो नियोजन, व्यवस्था तथा संलग्नता की भी सफलता होती है उस पर्सन में जो आपको लीड कर रहा है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वो आपकी नियोजन, व्यवस्था और संलग्नता में बिल्कुल ध्यान देगा, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ आपको काम कराएगा, जिससे कि आपको ये नहीं लगेगा कि आप अलग अलग काम कर रहे हैं, आप सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये भी शैक्षिक नेतृत्व की एक आवश्यकता का एक पार्ट है ये भी। ओके, नाउ मूव ऑन द फोर्थ पॉइंट, सामाजिक सामाजिकता तथा सामाजिक जागरूकता। सामाजिकता तथा सामाजिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता का विकास। क्या मतलब होता है इसका? सामाजिक जागरूकता, सामाजिकता मतलब जो समाज में नियम है, कानून कायदे बनाए गए हैं उसके उससे वो बद्ध होकर, सारे नियमों को मानकर जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। तो इससे सामाजिकता भी बनी रहती है समाज में, और नए नए जो चीज़ें समाज में, जो नया डेवलपमेंट होता है उससे नई नई चीज़ों के बारे में जब लोग सीखते हैं तो उससे उसकी एक जागरूकता भी बनी रहती है, जिससे कि सामाजिकता तथा सामाजिक जागरूकता का विकास भी होता है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, शैक्षिक विकास में निरंतर उन्नति। शैक्षिक विकास में निरंतर उन्नति। शैक्षिक विकास में निरंतर उन्नति, निरंतर का मतलब होता है लगातार, उन्नति का मतलब होता है प्रोग्रेस। और शैक्षिक विकास यानी कि शिक्षा में हो रहा है विकास में निरंतर उन्नति होती रहे, किसी एक स्टेज पर आप आकर बिल्कुल रुके नहीं। अगर आप किसी चीज़ पर आकर अगर आप रुक जाते हैं तो इस जगह पर आपका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कम हो रहा है, विकास आपका कम हो रहा है। इसीलिए शिक्षा में जितनी नई नई तकनीकियों का, प्रौद्योगिकी का यूज़ करके आप आगे बढ़ते हैं, अपनी शिक्षा को एक नया मौका देते हैं, तो उसे कहते हैं निरंतर वृद्धि। शैक्षिक विकास में निरंतर उन्नति, उन्नति का मतलब होता है प्रोग्रेस, आप उसमें तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा विकास, यानी कि समाज में हो रहे जो परिवर्तन
परिवर्तन है जो लोगों के लिए, अनुकूल का मतलब लोगों के विकास यानी कि हित के लिए जो काम कर रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा का विकास, समाज में हो रहे परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा का विकास होना चाहिए। दूसरा, सामूहिक कार्यों में समन्वय, सामूहिक कार्य लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं तो उससे लोगों पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है और वही लीडरशिप क्वालिटी कहलाती है जो पूरे समाज को लेकर या सभी लोगों को लेकर जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को लेकर जब वो आगे बढ़ता है। तीसरा पॉइंट है नियोजन व्यवस्था तथा संलग्नता की सफलता। नियोजन मतलब अच्छी सी अच्छी योजना बनाकर जब आप व्यवस्था, आप किसी काम को करने से पहले अगर कोई प्लान कर लेते हैं कि हाँ ये काम मुझे इस तरीके से करना है तो आपको करने में भी इंटरेस्ट आता है और वो काम आपका रुकता नहीं है। और उसमें संलग्नता मतलब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कोऑर्डिनेट होकर आपकी काम में, व्यवस्था में आपको मदद करते हैं और जो मदद करते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो आपसे वो सीखते भी हैं। फोर्थ पॉइंट, सामाजिकता तथा सामाजिक जागरूकता का विकास। सामाजिकता मतलब समाज में हो रहे काम, सामाजिक सबसे पहले सामाजिक होना, लोगों से मिलजुल कर रहना समाज में, तो वो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है और वो सबके अंदर होनी चाहिए सामाजिकता, जिससे कि सामाजिक जागरूकता का विकास हो सके। यानी समाज में हो रहे जो भी परिवर्तन है, जो भी एक नियमबद्ध तरीके से जब लोग आगे बढ़ते हैं तो उन चीज़ों को मानते हुए भी और उनमें कुछ अच्छी अगर कोई बदलाव हो रहे हैं उन चीज़ों को स्वीकार करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो उससे जागरूकता भी आती है, लोगों के अंदर एक नयापन भी आता है और वो नई नई चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है शैक्षिक विकास में निरंतर परिवर्तन। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये शैक्षिक विकास यानी कि शिक्षा के विकास में जितनी ज़रूरत है, आज एजुकेशन बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, पहले की एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। इसी तरीके से जो जो डिफरेंसेस होते जा रहे हैं और जो स्टूडेंट्स के लिए या किसी के लिए भी शिक्षा कभी किसी के लिए नहीं रुकती है, तो जो उसमें विकास होता जा रहा है वो सभी एक निरंतर उन्नति के अंतर आता है। तो जब निरंतर उन्नति होती है समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है और सभी के लिए, जिससे कि एक नया समाज बनता है। ओके, तो ये शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता के पॉइंट्स हैं। क्यों होना चाहिए ऐसा, शैक्षिक नेतृत्व में क्या क्या और आवश्यकता होती है जिससे कि हम और अच्छा और बेहतर कर सकें। ओके, तो ये इसके 5 पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब आगे एक आप नया टॉपिक पढ़ते हैं। आवश्यकता के बाद आगे नया टॉपिक है शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार। शैक्षिक नेतृत्व होता कितने टाइप का है, इसके क्या कितने टाइप का होता है ये पढ़ेंगे। तो शैक्षिक नेतृत्व विद एज अ डायग्राम इसको रिप्रेजेंट करती हूँ। ओके, शैक्षिक नेतृत्व ये 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला प्रशासनिक होता है जिसमें कि आपकी समितियां वगैरह आती हैं, प्रशासनिक। दूसरा होता है शैक्षिक या अनुदेशात्मक, इसके 2 नाम है। पहला है शैक्षिक या अनुदेशात्मक। ओके, हाँ, तो शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार कितने तरीके का होता है। शैक्षिक नेतृत्व 2 टाइप्स का होता है। पहला प्रशासनिक, दूसरा शैक्षिक या अनुदेशात्मक। पहला प्रशासनिक नेतृत्व का मतलब होता है कि इसमें आपकी जो कुछ समितियां होती हैं, कुछ सरकारी निकाय या गैर सरकारी निकाय होते हैं जिसके थ्रू विद्यालय में प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है। यानी कि विद्यालय प्रबंधन तो होगा लेकिन किसके थ्रू होगा, जो हमें सरकार की या गैर सरकारी निकाय के द्वारा जो सहायता प्राप्त होती है उसका काम इसका रहता है, प्रशासनिक नेतृत्व के अंतर्गत आता है। विद्यालय प्रबंधन एवं सरकारी या गैर सरकारी। ओके, प्रशासनिक और शैक्षिक अनुदेशात्मक। तो प्रशासनिक नेतृत्व के अंतर्गत क्या आता है कि जो विद्यालय है, विद्यालय को जो प्रबंधन है उसमें या तो सरकारी या गैर सरकारी तरफ से कोई मदद मिलती है, कभी कोई मदद के थ्रू इसमें विद्यालय के लिए द्रव्यात्मक साधनों का उपयोग होता है, जब इससे विद्यालय की उन्नति होती है। ओके,
प्रशासनिक का मतलब भी हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब हो गया कि जो विद्यालय है उसकी उन्नति तो होती है, लेकिन किसके थ्रू हो सकता है? कोई ना कोई आपका मैनेजमेंट, किसी न किसी तरीके का कोई विद्यालय होता है जो किसी समिति या किसी ट्रस्ट के अकॉर्डिंग पे चल रहा होता है, तो वो वहाँ का मैनेजमेंट या तो हेल्प करता है, या तो फिर कोई सरकारी गवर्नमेंट की साइड से कोई हेल्प मिलती है, या अगर गैर सरकारी संस्थान है या संगठन है उनके थ्रू जब आपको हेल्प मिलती है तो वो होता है प्रशासनिक शैक्षिक नेतृत्व। ओके, सेकंड दिया गया है शैक्षिक या अनुदेशात्मक, इसमें आपके विद्यालय का स्टाफ होता है, विद्यालय के स्टाफ, यानी कि इसमें विद्यालय की जो भी वेलफेयर के लिए काम करते हैं वो विद्यालय के स्टाफ के द्वारा ही होती है, इसलिए इसको शैक्षिक या निर्देशात्मक शैक्षिक नेतृत्व कहते हैं। विद्यालय का स्टाफ इसमें विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, बच्चों की भलाई के लिए इसमें विद्यालय के स्टाफ का ही योगदान रहता है। ये होता है शैक्षिक नेतृत्व। शैक्षिक नेतृत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो शैक्षिक नेतृत्व आपके 2 प्रकार के होते हैं, नाम याद रखिए, प्रशासनिक नेतृत्व और दूसरा है शैक्षिक या अनुदेशात्मक नेतृत्व। ओके, इसमें जो विद्यालय की उन्नति होती है वो प्रबंधन सरकारी या गैर सरकारी संगठन के द्वारा होती है। शैक्षिक अनुदेशात्मक नेतृत्व में विद्यालय के स्टाफ की ही पूरी जिम्मेदारी होती है। विद्यालय का स्टाफ हो गया, जो मुख्याध्यापक हैं, उनकी दोनों की भूमिका रहती है विद्यालय को आगे ले जाने में, विद्यालय का विस्तार करने में। ओके, अंडरस्टैंड? जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का, उसमें बहुपक्षीय जिम्मेदारियां होती हैं। बहुपक्षीय का मतलब उसके पास स्कूल से रिलेटेड भी वर्क रहता है, बच्चों से रिलेटेड यानी कि स्टूडेंट्स से रिलेटेड भी वर्क है, जो अदर क्या क्या काम उसको रहता है वो सारा अभी इसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मेन है स्कूल में वो तो बच्चे होते हैं, यानी कि छात्र। ठीक, इसके बाद आ जाता है मुख्याध्यापक। एज अ डायग्राम पढ़ेंगे, आपको जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा। मुख्याध्यापक के बाद इसमें आ जाते हैं जो सरकारी या गैर सरकारी संगठन। हो गया मुख्याध्यापक और सरकारी या गैर सरकारी संगठन। ओके, कुछ समितियां भी होती हैं। चलिए, दूसरा मुख्याध्यापक से जो रिलेटेड होते हैं वो स्कूल के आपके स्टाफ हो गए, और स्टाफ हुए, गैर स्टाफ भी होता है, यानी कि जो प्यून वगैरह हैं, और प्यून है, स्वीपर्स हैं। स्कूल में अगर आपका व्हीकल वगैरह है तो उसके लिए आपको ड्राइवर्स रहते हैं, तो वो भी गैर स्टाफ के अंतर्गत आते हैं। स्कूल स्टाफ और गैर स्टाफ, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ हेडमास्टर के पास ही रहती है। और दूसरा आ जाता है विवरण, बच्चों का जो भी डेटा वगैरह है, क्या कलेक्शन है, उनका विवरण क्या है, उसमें क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं, क्या रखना है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्याध्यापक की होती है। फिर आएगा इसमें प्रौद्योगिकी रिलेटेड क्या वर्क है, वो भी बच्चों को सिखाना है। प्रौद्योगिकी, तकनीकी। इसके बाद स्कूल में जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो पीटीए रखी जाता है, जिससे कि पेरेंट्स के साथ उनका एक अच्छा सा कम्युनिकेशन कर सकें, बच्चों के बारे में समझ सकें कि क्या पीटीए क्या बच्चों के लिए हो रहा है, पीटीए उनके मार्क्स कितने आए हैं, ये सारी चीज़ें उस पर रहती हैं। इसके बाद जो किस समुदाय वगैरह, जो समाज है, समाज के लोग हैं, उनके साथ भी उनका एक कोऑर्डिनेशन होता है। इसके बाद आ जाता है सरकार, यानी कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी अगर आप वर्क कर रहे हैं तो भी ये सारा काम मुख्याध्यापक के अंतर्गत आता है। तो चलिए पढ़ते हैं मुख्याध्यापक में नेतृत्व की भूमिका। तो क्या रोल रहता है एक हेडमास्टर का, एक स्कूल के प्रिंसिपल का क्या क्या रोल रहता है? तो सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्कूल में होते हैं वो होते हैं बच्चे, यानी कि छात्र। उसके बाद मुख्याध्यापक की सरकारी या गैर सरकारी संगठन, कुछ समितियां होती हैं जिनके साथ उसको एक अच्छे से कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ना है, अपने स्कूल को एक अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाना है। इसके बाद मुख्याध्यापक का काम होता है कि स्कूल में उसके जो स्टाफ हों वो अच्छे से टैलेंटेड हों, जो बच्चों को सिखा सकें। कुछ टीचर्स होते हैं जो बच्चों के साथ एकदम मिलजुल कर अच्छे से बातचीत करके एक अपना एक अलग व्यक्तित्व, एक अपनी अलग छाप रखते हैं।
और जो गैर स्टाफ होता है, कहने का मतलब स्कूल में प्यून्स हो गए, स्वीपर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन की नीड होती है, तो ये सारा मुख्य अध्यापक में आता है। फिर उसके बाद उनका विवरण। विवरण का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन हो उनके बारे में, क्या क्या जानकारियां होती हैं, वो सारा सब कुछ इसमें विवरण में आता है। मुख्य अध्यापक की भूमिका होती है कि वो प्रौद्योगिकी तकनीकी बच्चों को सिखाए, क्या क्या नया फंक्शन आ रहा है, कंप्यूटर वगैरह में क्या वर्क है, उनके लिए उनको एक अच्छे से जानकारी नॉलेज देना। इट मीन्स कि टेक्नोलॉजी की तरफ बच्चों को मूव कराना, नई नई टेक्नोलॉजी से उनको इंट्रोड्यूस कराना, उनको परिचित कराना। आगे मुख्य अध्यापक में पीटीए मीटिंग क्या होती है। पीटीए क्या होता है, जब एग्जाम्स होते हैं, पेरेंट बच्चे के पेरेंट्स जो होते हैं वो अच्छे से जो प्रिंसिपल के साथ या टीचर्स के साथ उनका एक अच्छा सा बॉन्ड होता है, वो अपने बच्चे के बारे में बताते हैं। आगे समुदाय। समुदाय मतलब ग्रुप, समाज से रिलेटेड है। और सरकार। सरकार का मतलब गवर्नमेंट क्या वर्क कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसके लिए भी उनको एक रिलेटेड ये सारी मुख्य अध्यापक की भूमिका होती है। गवर्नमेंट ने क्या नए एजुकेशन में पॉलिसी लाई है, क्या चेंजेस किए हैं, इसलिए इसका वर्क भी मुख्य अध्यापक का काम रहता है कि वो इसको भी लेकर चलती है। ओके, तो एक मुख्य अध्यापक की जो होती हैं वो बहुपक्षीय जिम्मेदारियां होती हैं एक स्कूल को लेकर। ओके, आई थिंक ये आपके लिए सफिशिएंट है, आप इससे अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे आपको बीएड के छोटे छोटे से नोट्स अवेलेबल रहेंगे, आप मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल का नाम है पीएस बीएड हब, यानी कि पूनम शर्मा बीएड हब। थैंक यू।